बच्चों, स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस सीरीज़ में हम लोग 11th क्लास की जो अकाउंटेंसी है उसका चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू कर रहे थे, थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। और इस चैप्टर 2 में आपको जो कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए थे, प्रिंसिपल्स कह सकते हैं उनको हम, या जो हमारी गाइडलाइंस थी, ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। टोटल हमने 13 जो है वो प्रिंसिपल्स देखे थे। जैसे आपका हो गया गोइंग कंसर्न, ड्यूलिटी और कॉस्ट कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म, या जिसको हम प्रूडेंस भी बोलते हैं। तो इस चैप्टर में जो रिमेनिंग टॉपिक्स है, जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, वो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। देखिए, जिस तरीके से हमने देखा कि आपके कुछ प्रिंसिपल्स बने हुए हैं या जो गाइडलाइन बनी हुई है, उनको हमें फॉलो करना होता है ताकि हमारे जो अकाउंटिंग है वो ट्रू एंड फेयर हो, जिसको हम कंपेयर कर सकें, जो रिलायबल हो और जिसका रेलेवेंसी हो। तो इसी सीरीज में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? ये कुछ रूल्स होते हैं, या कुछ आप कहिए कि एक तरीके से रेगुलेशन है, जिनमें ये दिया जाता है कि आपको अकाउंटिंग करते टाइम पे क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। हमें अकाउंटिंग करते टाइम पे क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। ये कौन इशू करता है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो इशू करता है ICAI। ICAI क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। जो इंडिया में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनका एक ग्रुप है, और ये जो है उन सबको मैनेज करता है। तो ये जो इंस्टीट्यूट है यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो इशू करता है। अब यहां पर बात आती है कि इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की हमें क्यों जरूरत पड़ी, नीड क्यों है? तो बहुत ही आसान सी बात है। अगर कुछ रूल्स वगैरह नहीं होंगे तो जो हमारी अकाउंटिंग है हर एक बंदा अपने हिसाब से करेगा। कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग तरीके से बनाएगा, कोई बैलेंस शीट अलग तरीके से बनाएगा। तो हम इनको आपस में जो है वो फिर कंपेयर नहीं कर सकते। उनको जो है हम समझ भी नहीं पाएंगे, अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है? और हो सकता है कि जो हमने बनाए हो वो रिलायबल भी ना हो। तो इस वजह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या करते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं, और ये गाइडलाइंस हमें क्या बताती हैं कि आपको क्या क्या डिस्क्लोजर करना है। मतलब आप जब अकाउंट्स बनाएंगे तो आपको क्या क्या चीजें दिखानी है, मिनिमम है कि ये तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। ये आपको वैल्यूएशन भी बताते हैं कि जैसे कुछ आइटम्स होते हैं उनकी वैल्यूएशन कैसे करनी है, स्टॉक को कैसे वैल्यू करना है, असेट्स पे डेप्रिसिएशन कैसे लगाना है। ठीक है? इसके अलावा अगर मान लीजिए कि आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो वहां पर आप इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये सब गाइडलाइंस, रेगुलेशंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में दिए हुए होते हैं। अगर हम इनको फॉलो करेंगे तो हमारे जो अकाउंट्स हैं वो बहुत प्रॉपर बनेंगे, जिनसे ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन होगा। ठीक है? उन पे जो है लोग फेथ कर पाएंगे, वो रिलायबल होंगे। तो इस वजह से जो है वो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जरूरत पड़ी। अब देखिए, जिस किसी चीज की हमें जरूरत होती है कि उसकी जरूरत क्यों हुई, बाद में वही चीजें हमारे बेनिफिट्स बनते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का बेनिफिट क्या है? सबसे पहला बेनिफिट हो गया, ये यूनिफॉर्मिटी लाता है कि सब कंपनियों के जो अकाउंट्स होंगे वो एक ही पैटर्न पे, एक ही स्टाइल में बनाए जाएंगे, उसी परफॉर्मे में बनाए जाएंगे। तो वो समझने में आसान रहेंगे, सिंपल रहेंगे, अंडरस्टैंडेबल रहेंगे, और सबसे मेन चीज है वो हम कंपेयर कर पाएंगे। इसके अलावा उन पे जो हम रिलाई भी कर सकते हैं, वो रिलायबल भी होंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जो बेनिफिट है वो सबसे मेन ये है। और ये सब चीजें हमें क्यों करनी होती है, यूनिफॉर्मिटी? ताकि जो यूजर्स होते हैं, हमारे अकाउंटिंग जो होता है डेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स कौन होते हैं? इंटरनल भी हो सकते हैं, ओनर वगैरह, मैनेजर, या एम्प्लॉय। ठीक है?
और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल्स कौन कौन हो सकते हैं? इन्वेस्टर जिसने पैसा लगाया है, सप्लायर जिसने उधार माल दिया है, गवर्नमेंट जो कि टैक्स जनरेट करेगी। तो अगर कंपनी अपने अकाउंट्स बनाएगी कुछ सर्टेन प्रोसीजर, गाइडलाइन, रूल्स को फॉलो करते हुए, तो इन लोगों के लिए अकाउंट्स को समझना आसान हो जाएगा। ये हो गया हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का बेनिफिट। अब यहां पर बात आती है कि हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं इनकी लिमिटेशंस क्या है, कि ऐसी क्या कंडीशंस हैं कि जिनमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के बाद भी कोई ना कोई इश्यू या प्रॉब्लम रह जाएगा। सबसे पहला है अल्टरनेटिव्स, जिसको हम कहेंगे ऑप्शंस, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ वैल्यूएशन या कुछ क्राइटेरिया ऐसे दिए गए हैं जहां पर आपको ऑप्शन दिया जाता है कि या तो आप ये फॉलो कर लीजिए या आप ये फॉलो कर लीजिए। जैसे डेप्रिसिएशन की बात करें, डेप्रिसिएशन क्या होता है? असेट्स की वैल्यू में जो कमी आती है, तो उसकी कैलकुलेशन के लिए दो मेथड दिए हुए हैं, या तो स्ट्रेट लाइन मेथड लगा लो या WDV लगा लो। दोनों मेथड में कैलकुलेशन अलग अलग होती है। तो जब ये कैलकुलेशन अलग अलग ही हो रही है, तो हम अगर कोई कंपनी SLM फॉलो कर रही है, दूसरी कंपनी कर रही है WDV, तो हम उन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। उसी तरीके से बात करते हैं स्टॉक की। स्टॉक के वैल्यूएशन के भी बहुत सारे मेथड होते हैं। सिंपल एवरेज मेथड होता है, वेटेड एवरेज मेथड होता है, और इनमें हमारे स्टॉक की जो वैल्यू आएगी ना, वो अलग अलग आएगी। तो अगर एक कंपनी फॉलो करती है सिंपल एवरेज, दूसरी करती है वेटेड एवरेज, तो आप उन दोनों कंपनीज का कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की पहली लिमिटेशन क्या हो गई कि इन सर्टेन केसेस और अंडर सर्टेन गाइडलाइंस accounting standard offers alternatives, and in case two companies adopt different alternative, the financial statements cannot be compared. नेक्स्ट जो हमारी लिमिटेशन है वो होती है लो की। लो या स्टैच्यू क्या होता है इसमें, कि अगर मान लीजिए कि जैसे कंपनीज एक्ट में 2013 या फिर जो सेबी एक्ट है, इनमें अगर कोई चीज लिखी हुई है और उस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी कुछ दिया हुआ है, तो वहां पर आपको ये जो लॉ है, जो एक्ट है, इसको फॉलो करना है, ये प्रिवेल करेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फिर वहां पे वो रूल्स जो है वो अप्लाई नहीं होंगे। तो हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो हमारे स्टैच्यू या लॉ के अकॉर्डिंग होने चाहिए। अगर इनमें कोई वेरिएशन है, कुछ अलग है, तो फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पर्पस ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगी दो लिमिटेशन। सेकंड, थर्ड लिमिटेशन जो है वो ये हो सकती है कि कुछ केसेस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो प्रोसीजर सेट किए गए हैं वो इतने रिजिड हैं, इतने डिटेल्ड हैं कि उनको फॉलो करना जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है। छोटी कंपनीज के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये हो गई हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की डेफिनेशन। ठीक है, लिमिटेशन देख ली हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की और नीड भी देख ली। अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किन पे एप्लीकेबल होते हैं, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि हमारे जो बिजनेस होता है, अगर वो प्योरली चैरिटेबल पर्पस के लिए, कि हमारा प्रॉफिट मोटिव है ही नहीं, पूरा का पूरा हमें क्या करना है, चैरिटी करनी है, लोगों का भला करना है, तो फिर उस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किन पे एप्लीकेबल होंगे, इसके अलावा जिसका पर्पस क्या होगा, प्रॉफिट कमाने का होगा। जैसे कंपनी, फर्म दोनों तरह की हो गई, प्रोप्राइटरशिप या फिर हम कहें जिसको पार्टनरशिप, या आप कहो इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी, उन पे भी एप्लीकेबल होगा। कोई ऑटोनॉमस बॉडी है तो उन पे भी अप्लाई होगा। तो एक तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो सब पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि हमारे जो टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, 41 जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए गए हैं।
41 जो नंबर का है वो एग्रीकल्चर के लिए। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसा नहीं है कि आपकी एक कंपनी है XYZ लिमिटेड और ये सारे के सारे 41 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई काम ही नहीं तो आपके 41 अप्लाई नहीं होगा। इसके अलावा जो कंपनीज होती हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, L1, L2, L3। तो कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जो L3 पे एप्लीकेबल होते हैं, कुछ होते हैं जो L2 पे होते हैं, कुछ जैसे L1 पे होते हैं। तो वो कंपनी का अलग अलग कैटेगराइजेशन है, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो सब पे अप्लाई ब्लाइंडली नहीं होंगे। कुछ क्राइटेरिया सेट किए हैं कि अगर किसी कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ है या उसकी कैपिटल जो है वो 50 करोड़ है या उसके जो डेब्ट हैं वो 50 करोड़ है, तो इस तरीके से क्राइटेरिया बने हुए, वो आपको ध्यान नहीं रखने हैं। 11th में भी इतना ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो कंपनी, फर्म, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन सब पे एप्लीकेबल होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं IFRS। IFRS क्या है? IFRS की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। ये क्या बताता है? देखिए नाम में ही है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और ये किसने इश्यू किए हैं? इसके लिए एक बोर्ड बना हुआ है IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो अब बात यह है कि IFRS की हमें जरूरत क्यों पड़ी? देखिए बहुत आसान सी चीज है। अभी जो मॉडर्न जो एरा है इसमें कंपनियों का जो मार्केट है वो केवल एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं रह गया है। आजकल कंपनियां क्या हो गई है? ग्लोबल हो गई है। एक्सपोर्ट करती है, इंपोर्ट करती है, 10, 20, 50 कंट्रीज में जो है उनका बिजनेस चल रहा होता है। तो अब यहां पर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो किसने जारी किए हैं? ICAI, इंडियन जो इंस्टीट्यूट है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, उसने जारी किए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो वो तो केवल इंडिया में एप्लीकेबल है। अब अगर हमारी जो कंपनी है वो सिंगापुर में भी जो है वो सेल कर रही है, वहां भी हमें बिजनेस लेना है, या मान लीजिए कि हमें सिंगापुर के बैंक से लोन लेना है, तो वहां का जो बैंक है वो आपके अकाउंट्स को पहले देखेगा तो सही कि आपको लोन देना है कि नहीं देना है, कितना देना है। तो फिर यहां के अकाउंट्स को वो कैसे रीड करेगा? अगर हर कंट्री के अगर रूल्स अलग अलग बन गए तो उनको कंपेयर कैसे किया जाएगा? तो हमें जरूरत पड़ी IFRS। IFRS क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। ये उन कंपनीज को फॉलो करने हैं जो ग्लोबल बिजनेस कर रही है। तो अब सबके लिए एक जैसे नियम हो गए। तो सिंगापुर वाला जो बैंक है वो इंडियन जो कंपनी जो ग्लोबल बिजनेस कर रही है उसके अकाउंट्स को समझ पाएगी। हमें हमारी कंपनी को किसी विदेश की कंपनी से कंपेयर करना है तो हम वो भी कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि IFRS फॉलो किया है। तो IFRS की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहला हो गया ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, कि अगर आपको अलग अलग कंट्रीज में आप बिजनेस कर रहे हैं, 4-5 कंट्रीज में बिजनेस कर रहे हैं, या फिर आपको बाहर से जो है वो पैसा चाहिए, फंड चाहिए, तो फिर आपको IFRS फॉलो करना होगा। नेक्स्ट है ग्लोबल यूनिफॉर्मिटी। ग्लोबल यूनिफॉर्मिटी मतलब आज अगर हम रिलायंस कंपनी को कंपेयर करना चाहें बाहर की कंपनी जैसे वॉलमार्ट से, तो उसके लिए कंपैरिजन के लिए क्या जरूरी है कि पहले दोनों ने जो अकाउंट्स बनाए वो तो सेम रूल्स फॉलो करके बनाए। यहां पर अलग तरीके से बना रहे, वहां पे अलग तरीके से, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे? तो दोनों के जो गाइडलाइन है वो तो सेम हो, और वो कहां मिलेंगी? वो मिलेंगी IFRS में। आज तक जो है 17 IFRS इशू हो चुके हैं। 17 IFRS इशू किए गए हैं जो अलग अलग टॉपिक पे हैं, अलग अलग उनके जो है सब्जेक्ट मैटर है। सबसे नेक्स्ट हमारा जो है नीड ऑफ IFRS क्या है? प्रिवेंट मटेरियल मैनिपुलेशन और एरर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए ये काम हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी करता है और ये काम IFRS भी करता है। क्या काम? कि इनमें जो गाइडलाइन है, जो रूल्स है ना, उनको अगर आप फॉलो करोगे ना तो आप अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते कि आपने जो है स्टॉक को हमें लगा कि हमारा स्टॉक तो 10,000 रुपए का ही है। आपको लगने से कुछ नहीं होता है, आपको इनके रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे, फिर बताइए कि आपके स्टॉक की क्या वैल्यू आई।
तो उसी तरीके से आईएफआरएस में भी जो रूल्स गाइडलाइंस हैं उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो कोई भी पर्सन, एनी अकाउंटेंट, वो मैनिपुलेशन नहीं कर सकता। मैनिपुलेशन मतलब अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता। तो इससे हमारे एरर्स भी दूर होंगे। ठीक है, तो ये हमने बेसिक देखा किसका, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, उनकी जरूरत क्या होती है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बाद में आज की डेट में आईएफआरएस जो है वो यूज आ रहे हैं, क्यों होते हैं, और उनकी कैसे हमें जो है हेल्प मिलती है। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर नंबर 2 के एक दो कंसेप्ट बच गए, वो चीजें जो है कवर करेंगे। तब तक आप लोग मस्त रहो, स्वस्थ रहो।